नमस्कार साथियों, वेलकम, अभिनंदन। अभिनव करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और इसी के साथ हिंदी सब्जेक्ट यानी आप हिंदी व्याकरण अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर रहे होंगे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान दे लो कि हिंदी जो है अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है, हर पेपर में आपको अच्छे मार्क्स दिलवाती है हिंदी व्याकरण का। एक बार पढ़ने से अच्छे तरीके से आप समझ लोगे, एक बार पढ़ने से बाद में कहीं आपको यानी ऐसे मतलब भूलने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और जैसे ही आप शब्द देखोगे वैसे ही आप क्या हो जाएगा, इसमें आंसर सही कर दोगे। तो ऐसे में आप हिंदी के जो है, एक तो अगर नहीं पढ़ा तो 0 नंबर आएंगे, पढ़ लिया तो फुल नंबर आएंगे। ये कंडीशन हिंदी में रहती है। और एक बार पढ़ लिया आपने अच्छे से मन लगा करके, तो फिर बोलने वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि नियम एक बार समझ लिया, उपसर्ग तोड़ने जोड़ने ये चीज़ आपने समझ ली। और इसके साथ में प्रत्यय टॉपिक है ये भी समझ लिया, साथ साथ में क्लासें लगा रहे हो आप। और इसी के साथ आगे अपने उपसर्ग की जो कड़ी है वो चल रही है हिंदी व्याकरण में। तीसरी चौथी क्लास है इसमें। और आज अपने उपसर्ग में पढ़ेंगे अव्यय शब्दों के उपसर्ग है। अव्यय शब्दों के उपसर्ग इनमें पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है और छोटी सी क्लास होगी इसमें। और उसके बाद में अपने हिंदी वाले और विदेशी जो भाषा वाले शब्द हैं उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं। अव्यय शब्दांश से बने उपसर्ग, अव्यय शब्दांश से बने उपसर्ग है, इनके बारे में बात करते हैं। अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम किसी भी प्रकार से, किसी भी विशेषण से यानी उनके आने से बदलाव न हो, उनमें किसी भी प्रकार से बदलाव न हो, वैसे शब्द रहे, उन्हें बोलते हैं अपने अव्यय। ठीक है, तो इसमें अव्यय शब्द जैसे मान लो कि इसमें अ शब्दांश है, अ शब्दांश है, अ में अपने क्या करेंगे, अ शब्दांश ये उपसर्ग है अ उपसर्ग वाले अपने शब्द देखेंगे। जैसे कि अपने ऐश यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर के अ उपसर्ग हो, जैसे अकारण है। अ का मतलब क्या होता है? नहीं या अभाव। और ऐसे शब्दों में जैसे लगे होते हैं अकारण, तो इसमें अ उपसर्ग है और कारण अलग हो जाएगा। तो अ और प्लस में कारण है। ठीक है। और उसके बाद में अज्ञान लिखा हुआ है, तो अ और प्लस में ज्ञान, ये दोनों संयोग हो रहा है यहाँ शब्दों का। और उसके बाद में उपसर्ग अलग बताने हैं, ये उपसर्ग अलग बता दिए। तो ऐसे शब्दों में अ और गोचर ये अलग हो जाएगा, अ और जर ये अलग हो जाएगा। जैसे अ और प्लस में जर। और उसके बाद में अवेतनिक है, तो अ और प्लस में वेतनिक। अब इसमें प्रत्यय भी है, वेतन। जैसे मान लो कि वेतन शब्द लिखा है, वेतन, वेतन और प्लस में एक प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, इसलिए ये मात्रा बन गई, इसमें अ की मात्रा बन जाएगी, एक प्रत्यय जोड़ने से वेतन में वेतनिक हो जाएगा। इसी तरीके से अस्थिर है, तो अ और प्लस में स्थिर। इन शब्दों में कोई दिक्कत नहीं आती है पहचानने में। ठीक है, जैसे उपसर्ग लगे हुए इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है, शब्दों को देखते ही अपने को पता चल जाता है इसमें कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। दिक्कत यहाँ आएगी, ये जो शब्द है ना अपने को देखने से पता नहीं चलेगा, देखने से कोई और ही पता चलेगा। जैसे मान लो कि इसमें अपने देख रहे हैं अनुपजाऊ लिखा हुआ है, तो अनुपजाऊ में अपने को प्रथम दृष्टया में ये नजर आता है कि अनु लगा हुआ है। क्या शब्द लगा हुआ है इसमें? अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अनु न होकर के ये शब्द है अन, और प्लस में क्या है? उपजाऊ। क्या लिखा हुआ है? उपजाऊ। ठीक है, अब उपजाऊ शब्द अलग है, उसके बाद अन शब्द अलग है, तब जाकर के दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुपजाऊ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अन उपसर्ग लगा हुआ है। अन का मतलब क्या होता है? अन का मतलब होता है अभाव या फिर रहित। ठीक है, ऐसे में यानी शब्द आपको जैसे अनंत लिखा हुआ है, तो इसमें आप अन यानी जैसे मान लो कि अन पूरा लगा दिया आपने, ठीक है, तो फिर गलत हो जाएगा। अन यानी हलंत वाला आना चाहिए, अन और अंत ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अनभिज्ञ, अब देखो अन, यहां देखो आप अन और भिज्ञ लगा दिया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और अन, अगर अन अभिज्ञ लगाया, जैसे अन अभिज्ञ और उसके बाद में प्लस और उसके बाद में यहां हलंत, तब सही हो जाएगा। अब ये संयोग है सिर्फ, और अन इसमें क्या है? उपसर्ग है।
ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको यानी पेपर में दी जाएगी और पेपर में करवाए जाते हैं। इसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती, हिंदी में शब्दों का खेल होता है, वही छोटे छोटे तोड़ मरोड़ के दिए जाते हैं इसमें। तो ऐसे में आपको अन और अभिज्ञ ऐसे शब्द, इसमें भी अपने अभिज्ञ अलग कर सकते हैं, अभी अभी अलग कर सकते हैं इसमें, अभी उपसर्ग लगा हुआ, और गे अलग कर सकते हैं इसमें, ये ध्यान रखना इस शब्द में भी। और इसमें अन अलग कर दिया, अभी अलग कर दिया, गे अलग कर दिया। जैसे अन और अभी उपसर्ग अलग कर दिया, और गे इसमें मूल शब्द है, ठीक है। ये भी उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है। ये प्रथम दृष्टि आपने अन अलग कर लिया, अन की दृष्टि से इस शब्द को तोड़ दिया। उसके बाद में अभी भी कर सकते हैं अलग, और गे भी यानी मूल शब्द आ जाएगा इसमें। तो ऐसे में ये जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद में अनभिज्ञ बन जाएगा। अनअपेक्षित है, जैसे मान लो कि अन और अपेक्षित अनअपेक्षित है, इसमें क्या कर सकते हैं अपने, अनअपेक्षित बिल्कुल सही बन गया, ये शब्द बन गया, और अन अलग हो गया। और इसके बाद अपने क्या कर सकते हैं, अपेक्षित है तो अप प्लस इक्षित अलग हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, अप प्लस इक्षित, तो ये शब्द अप इसमें और निकल के आ जाएगा बाहर। अनन्य, अनन्य लिखा हुआ तो अन इसमें क्या है, उपसर्ग, और उसके बाद में अन्य जुड़ा हुआ है इसमें, शब्द क्या जुड़ा हुआ है इसमें, अन्य, तो ये क्या हो जाएगा, अनन्य हो जाएगा। इसी तरीके से अनुदार लिखा हुआ है, तो अनुदार अपने को नजर आ रहा है कि अनु इसमें उपसर्ग है, न होकर के ये क्या है, अन है इसमें उपसर्ग, अन और प्लस में क्या है, उदार। ध्यान रखना है। अनुपम लिखा हुआ है तो अन इसमें क्या है, उपसर्ग, और उपम, उपम क्या है इसमें, मूल शब्द है, ठीक है। और उसके बाद में फिर अन उर्वर, अन उर्वर देखने से अपने को पता चल रहा है कि अनु इसमें अपने उपसर्ग है, ये है क्या चीज, अन और प्लस में उर्वर, ठीक है, प्लस में उर्वर। और अन इच्छा, अन और प्लस में इच्छा, अन प्लस में इच्छा, तो क्या हो जाएगा, अनिच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। तो इतने में आप यानी अच्छे तरीके से ये सारे शब्द कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जैसे अन, अब इसमें हलंत वाला नहीं है, ध्यान रखना। पहले जो था वो अन, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये कि हन, अन मतलब हलंत वाला, अभाव या रहित इसका अर्थ होता है। और इसका अर्थ है यानी अन, ये तद्भव अव्यय, इसका भी अभाव या रहित होता है, पर ये इसका मतलब ये तद्भव में आता है, ये आता है तत्सम में, ये आता है अन हलंत वाला तत्सम में। तत्सम शब्द काउंट होता है, शब्दांश काउंट होता है, ये तद्भव शब्दांश काउंट होता है, ठीक है। तो ऐसे में ये अन यानी बिना हलंत वाला, इसमें देखने से पता चल जाएगा अन और पड अलग, यानी अन अलग है और पड अलग है, तो क्या हो जाएगा, अनपढ़ हो जाएगा। अनबुझा यानी अन और प्लस बुझा। अनमेल, अन प्लस में मेल, ये लो। अनबन, अन और प्लस में बन, ठीक है। अधय, अब नेक्स्ट आता है अधय। अधय उपसर्ग की बात करें तो अधय का मतलब क्या होता है, नीचे। ये हलंत यानी विसर्ग वाला शब्द है, ये शब्द आ सकते हैं अव्यय में, यानी शब्द दिए हुए ये आ सकते हैं, ठीक है, विसर्ग वाले। तो इनको भी अपने क्या मानेंगे, उपसर्ग मानेंगे, ठीक है। विसर्ग संधि के रूप में अगर नजर आई अपने को, जैसे शब्द आता है अधोपतन, अधोपतन आता है तो अपने बात करके आए थे अधोपतन की। अधोपतन कैसे बनता है, तो ये बनता है अधय और पतन, अधय और प्लस में क्या बनता है, पतन। तो ऐसे में क्या होता है, अधय इसमें क्या माना जाएगा, उपसर्ग, और मूल शब्द क्या माना जाएगा, पतन। अधो वस्त्र लिखा हुआ है तो अधय, ठीक है, और प्लस में क्या है, वस्त्र, तो क्या हो जाएगा, वस्त्र अलग और अधय इसमें अलग, ठीक है। अधोमुख, तो जैसे मान लो कि अधो मुख है तो ये अधय और प्लस में क्या है, मुख। अब इनको जुड़ने से यानी विसर्ग संधि में ये जुड़ रहे थे तब तो ये अधो यानी ये क्या हो रहे हैं, अधोमुख हो रहे, नजर अपने को अधोमुख, ये जुड़ने से फिर क्या हो जाएंगे, अधोमुख हो जाए, ओ की मात्रा आ जाएगी, ये विसर्ग ओ में चेंज हो जाएगा। विसर्ग क्या किस में हो जाएगा, ओ में चेंज। जैसे मान लो कि अधय लिखा हुआ है ये भी, और गति, तो क्या हो जाएगा, अधोगति, ठीक है। ऐसे में ये क्या माने जाएंगे, ये माने जाएंगे यानी उपसर्ग। जैसे अधोगत लिखा हुआ है तो अधय और प्लस में गत, और इसी में अधय प्लस में भाग, ठीक है।
अदो हस्ताक्षर करता है तो अपने यहां पर कर सकते हैं अदय प्लस में हस्ताक्षर करता। ठीक है, अब व्यंजन संधि के रूप में बात करें, ये विसर्ग संधि वाले उदाहरण है। ठीक है, व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि में अदय पतन आया था। ठीक है, अगर विसर्ग संधि में बात करें तो अदय पतन शब्द था ना, उसका अधोपतन हो रहा था, अधोपतन। और व्यंजन संधि में बात करें तो इसमें यानी व्यंजन संधि में अदय पतन शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, और अदय पतन इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अदय अलग हो जाएगा, पतन अलग हो जाएगा। ये व्यंजन संधि में जुड़ करके, व्यंजन संधि में आपको ये करवाया नहीं था, व्यंजन संधि में ये 2-3 शब्द आते हैं, 2-3 शब्द है ये दिए हुए। ठीक है, अदय पतन, अदय पतन। अब इसको विसर्ग संधि में काउंट करेंगे ना, विसर्ग संधि में तोड़ करके, ये दोनों शब्द यानी व्यंजन संधि में भी आते हैं और अपने विसर्ग संधि में भी आते हैं, तो दोनों ये एक ही शब्द दोनों में आता है। तो इसमें अगर काउंट करते हैं तो ये बन जाएगा अधोपतन। क्या बन जाएगा, अधोपतन। अगर ये व्यंजन संधि में काउंट करेंगे अपने तो ये अदय पतन ही रहेगा, और इसको अलग अलग करेंगे तो ये सेम ही आ जाएगा, अदय पतन आ जाएगा। ठीक है, शब्द वही है। और अदय शे, तो अदय और प्लस में क्या हो जाएगा, शय हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में क्या है, अदय प्लस में काय, अदय और प्लस में काय, तो इसमें ये अदय क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। देखो इनको, इन शब्दों को देखो एक बार, देख लिया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 5 नंबर यानी अंतर की। अंतर का मतलब क्या होता है, भीतर या फिर मध्य। अंतर का मतलब क्या होता है, भीतर या फिर मध्य। शब्द लिखा हुआ अंतरात्मा, तो इसमें क्या हो जाएगा, अंतर यानी भीतर की आत्मा, या ऐसे कह सकते हैं अपने अंतर, अंतर और प्लस में आत्मा। ठीक है, अंतर प्लस में आत्मा। और क्या करेंगे अपने, कलर थोड़ा चेंज करेंगे क्या इसका, जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है अंतरिक्ष, अंतर प्लस में आत्मा, अंतरिक्ष लिखा हुआ है, अंतर और प्लस में ईक्ष, क्या आ जाएगा, ईक्ष। तो इसको ईक्ष लिखा होगा तो ये भी शब्द सही है और ये भी शब्द क्या है, सही है। अगर ऐसे लिखा है तो फिर ये बनेगा अंतरिक्ष, तो ये वाला भी, दोनों भी शब्द सही है। ठीक है, अंतर्गत, अंतर्गत में क्या आ जाएगा, अंतर और प्लस में गत। चलो पर्याय, अंतर्यामी, तो अंतर और प्लस में यामी, अंतर अंतर्मुख, तो क्या हो जाएगा, अंतर और प्लस में क्या है, मुख। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय, ये लो अंतर और प्लस में राष्ट्रीय। इस अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, राष्ट्र के अंदर। किसका मतलब, ये शब्द लिखा हुआ है ना, ये शब्द, ये ध्यान रखो, इस शब्द पर ध्यान दो भी आप। अंतरराष्ट्रीय लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, यानी देश के अंदर या राष्ट्र के अंदर। किसके, राष्ट्र के अंदर। अगर ये ऊपर रह लगा हुआ है, अगर ये रह नहीं लगा है और ऐसे लिखा हुआ है अंतरराष्ट्र, ऐसे लिखा हुआ है, कैसे, इस तरीके से, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय, ये लिखा हुआ है अंतर और प्लस राष्ट्रीय। ठीक है, तो इसका अंतर का मतलब होता है के बीच, यानी राष्ट्रीयों के बीच या राष्ट्रों के बीच, यानी कई राष्ट्रों के बीच। इसका मतलब शब्द दोनों ही सही है, शब्द दोनों ही सही है। ये जब आता है अंतरराष्ट्र का शुद्धिकरण तो वो नहीं देंगे, वो आएगा तो ये नहीं देंगे। ऐसे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रों के बीच में से कौन सा शब्द इंगित करता है, तो आप यानी कई राष्ट्रों के बीच में ये शब्द इंगित करेगा, तो ऐसे में आप इसका चुनाव करोगे। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं अंतर्निहित की।
किसकी बात करते हैं? अंतर्निहित की। अंतर, ये लो, अंतर और प्लस में निहित, ये लो। फिर अंतर्दृष्टि की बात करते हैं, तो अंतर्दृष्टि। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्देशीय, अंतर्देशीय, अंतर्धान, अंतर प्लस में धान। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये अंतर वाले सारे उदाहरण हो गए। अंतश के रूप में अगर बात करें अपने अंतश के रूप में, तो जैसे अंतस लीला लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? अंतश और प्लस में सलीला, ये संयोग हो रहा है। इस अंतस लीला को अपने किस में लिख सकते हैं? अनुस्वार के रूप में भी, विसर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे विसर्ग के ऊपर ये लिखा हुआ है अंतस लीला, तो ये एक शब्द है पूरा, ठीक है, बीच में विसर्ग लगा हुआ है। इसे भी अपने क्या करेंगे? यानी अंतस और सलीला, सलीला, अंतस सलीला, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसे यानी विसर्ग वाला भी यानी शब्द बन सकता है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो विसर्ग वाला न बना करके डबल स वाला भी बन सकता है, तो दोनों शब्द ही सही है। इसको विसर्ग के रूप में भी लिखा जा सकता है, इसको स यानी डबल स बना करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है, दोनों में ये शब्द सही है। और अंतःस्राव, अंतःस्राव को ऐसे भी लिख सकते हैं अपने, और विसर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं। दोनों का एक ही चीज, दोनों का एक ही होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अंतश और प्लस में स्राव, ये लो, दोनों की कंडीशन एक ही होगी। ठीक है, इसको श डबल श यानी लेके भी श भी बना सकते हैं इसको, और विसर्ग के रूप में भी रखा जा सकता है। अंतःकरण है तो इसमें क्या आ जाएगा? अंतष्करण आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? श का फिर बाद विसर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अंतःकरण लिखा हुआ है तो अंतष्करण। अंतःपुर लिखा हुआ है तो अंतशपुर हो जाएगा। अंतशपुर, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अंतशपुर। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो इस श का विसर्ग बन जाएगा, इस श का फिर विसर्ग बन जाएगा, ये विसर्ग के रूप में नजर आएंगे। परंतु ये है क्या चीज? इनको अलग अलग करेंगे तो ये निकल के क्या आएगा? निकल के अंतश आएगा, इसलिए ये अंतशी उपसर्ग माना जाएगा। अब इसमें से देखो अंतःस्राव लिखा हुआ है, अब इसको अलग नहीं किया हुआ, ये एक शब्द है, इसको अलग करेंगे तो अंतस निकल के आएगा, इसको अलग करेंगे तो अंतस निकल के आएगा, इसको अलग करेंगे, ये शब्द है अभी तक, और इसको अलग करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? अंतस निकल के आएगा। तब जाकर के अपने को समझ में आएगी कि ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग निकल के है। ठीक है, और ये भी उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग, ये भी उपसर्ग, तो अपने को समझ में आ गई सारी अंतश के रूप में। यानी अंतश जो है ना, ये अपने को उपसर्ग निकल के और सामने आया है। इस कंडीशन में ये अपने को यानी अंतश नहीं भूलना चाहिए। ठीक है भी, इन शब्दों में जैसे आपको अंतश कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, अंतश सलीला को छोड़ करके, और उसमें कहीं अंतःकरण में नहीं नजर आ रहा है, अंतःपुर में नहीं नजर आ रहा है, और अंतःस्राव में नजर नहीं आ रहा है, अंतः सलीला में वहां विसर्ग वाले में नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में कहानी गोल हो सकती है। कारण क्योंकि अंतश नजर ही नहीं आ रहा है, अंतः के पीछे भागेंगे तो अंतः फिर या तो उस उपसर्ग कर देंगे, ऐसे में गलत कर देंगे। तो अंतश उपसर्ग आपको ध्यान में रखोगे, रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन या इसको आप देखोगे नहीं, या किताब में जब तक आप ध्यान लगा करके नहीं देखोगे तब तक आपका शब्द यानी हमेशा डाउट में रहेगा, और कभी भी आप सही नहीं हो सकते। तुक्के मारने का यानी एक आधा पर्सन कोई तुक्के मार करके ऐसे, यानी कोई मतलब 15-20 में से एक पर्सन कोई तुक्के मार करके सही कर सकते हो, और तुक्के से कोई पास नहीं होता है, और तुक्के से कोई यानी जॉब में नहीं आता है। ध्यान रखना भी, तुक्का किसी भी प्रकार से नहीं चलने वाला है। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग कट अपने को चलना पड़ेगा। और लॉन्ग कट का मतलब ये होता है कि अपने को सिलेबस जो दिया हुआ है, सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़नी होगी, तब जाकर के अपने स्किप नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। एक नंबर को भी स्किप कर दिया आपने तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने फिर यानी सफलता में 10 कदम पीछे हो गए आप। आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय। अंतर यानी के बीच, अंतरजातीय, अंतरजातीय का मतलब अंतर, ये लो अंतर इसमें। ठीक है, उसके बाद में जातीय,
इसके मतलब क्या होता है, अंतर जातीय का मतलब क्या हो जाएगा, कई जातियों के मध्य, या एक या दो से अधिक जातियों के मध्य, ठीक है। तो अंतर जातीय इसका मतलब के बीच, और अंतर राज्य का बात कई राज्यों के मध्य, अंतर राज्य, ठीक है, अंतर राज्य। तो क्या हो जाएगा, अंतर राज्य मतलब कई राज्यों के बीच। अंतरराष्ट्रीय वही सेम कहानी, अंतरराष्ट्रीय यानी कई राष्ट्रों के बीच में, इस अंतर का ध्यान रखना, अंतर, ठीक है। और एक जो अपने बात की थी पहले वाले अंतर की, इसका मतलब भी क्या होता है, भीतर होता है, इसका मतलब भीतर या मध्य, ठीक है। और इसका अंतर भी क्या होता है, के बीच, ठीक है। अलम, अलम, अलम का मतलब होता है सजा हुआ, अलंकरण, तो अलम ये लो, और प्लस में करण, ठीक है। अलंकार तो अलंग, और प्लस में कार, ठीक है। और अलंकृत तो अलम, और प्लस में कृत, ठीक है। अलंकृति, अलम और प्लस में कृति, ये लो, अलम प्लस में कृति। ऐसे में आवी, ये उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना, सॉरी उपसर्ग नहीं, विसर्ग लगा हुआ है। तो ये देखो, यानी आवी इसका मतलब होता है प्रकट होना। अब इन शब्दों को अलग करेंगे, ये शय आया मूर्धन्य, मूर्धन्य शय आया किसका, ये यानी विसर्ग का शय बना है। इनको अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आवी विसर्ग और प्लस में कृत। इसको आविर्भावीय रे बना विसर्ग का, इसको अलग करेंगे तो आवी रे का ये विसर्ग बना हुआ है ना, विसर्ग का रे बना हुआ है, इसलिए इसको वापस अगर अपने अलग अलग लिखेंगे शब्दों को ना, तो इसे रे का विसर्ग बना देंगे, आविर्भाव। आविष्कार लिखा हुआ है तो ऐसे में आवी और प्लस में कार। ऐसे में आविर्भूत यानी आवी और प्लस में भूत, ये लो, ठीक है। ऐसे शब्द ये हो जाएंगे। समझ में आ गई बात इतनी, ठीक है। अच्छे से आप यानी इनको अच्छे शब्दों को एक बार लिख लो, नोट डाउन कर लेना आप सभी, ठीक है। का मतलब क्या होता है, नीच या बुरा। का पुरुष, शब्दों को देखने से ही पता चल जाएगा का और पुरुष अलग है। जो नीच पुरुष या बुरा पुरुष उसे बोलते का पुरुष। का जल, ये दो, का और जल, ये ध्यान रखना। काजल, काजल मूल शब्द नहीं है, का इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ, का इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ऐसे में आप यानी ये मत कर देना भी काजल मूल शब्द है, जल का से अलग नहीं हो सकता, जल और का इसमें अलग हो गया, ठीक है। का पथ, ये लो, का और पथ, का और तर ये हो सकता है अलग, ठीक है, कातर। और का इसमें उपसर्ग और तर इसमें क्या है, का और प्लस में तर, का और प्लस में पथ, और का पुरुष, और का और जल। कु का मतलब क्या होता है, बुरा। कु का मतलब क्या होता है, बुरा। कुकर्म, कुदृष्टि, कुरूप, रूप में बड़ा, रूप में बड़ा रू आएगा। कुफल, ठीक है। कुपुत्र और कुरंग, कुरंग का मतलब हरिण होता है, ठीक है, हरिण, हिरण बोलते हैं ना, हरिण होता है सही शब्द इसका। कु और रंग, ठीक है, कुरंग। चिर, चिर जो उपसर्ग है ये कौन से शब्दों में मिलेगा अपने को, चिरकाल, ये देखो चिर और काल लिखा हुआ है, तो चिर इसमें अलग और कार इसमें, काल इसमें क्या है, अलग शब्द हो जाएगा। चिरजीवी, तो क्या हो जाएगा, चिर और जीवी अलग अलग दोनों में, ठीक है। और चिरायु, चिर ये शब्द बन रहा है चिर और उसके बाद में आयु, चिर आयु। इसमें रे, इसमें आ, ए और आ, यानी ए और आ मिलकर के क्या बन जाएगा, आ की ध्वनि, तो ये चिरायु बन जाएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। चिर प्रतीक्षित, चिर और प्लस में प्रति और प्लस में
ईक्षित प्लस में क्या है ईक्षित। तो इतनी कहानी आपको चिर प्रतीक्षित भी समझ में आ जानी चाहिए। 2 इसमें उपसर्ग है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन शब्दों को एक बार देखो आप। चलो चलते हैं आगे। तिरय, तिरय का मतलब होता है तुच्छ। क्या होता है तुच्छ। जैसे मान लो तिरोहित लिखा हुआ है, तो तिरय और प्लस में हित, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा तिरोहित। ये विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, विसर्ग वाले शब्द है। इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, ओ की ध्वनि आ जाएगी। विसर्ग की क्या आ जाएगी, ओ की ध्वनि। तिरोधान, जैसे तिरय और प्लस में धान। तिरस्कार, तिरय प्लस में कार, इस विसर्ग का क्या बन जाएगा शय बन जाएगा। ऐसे में तिरय मतलब तुच्छ, और इन शब्दों का मतलब ये हो जाएगा, इसमें ये सारे क्या है उपसर्ग की दृष्टि से आएंगे। ठीक है, ये उपसर्ग आएंगे। प्रय का मतलब दूसरा, या पर का मतलब दूसरा। प्रय प्लस अधीन, ये प्रय पर प्लस में अधीन, ये क्या हो जाएगा पराधीन हो जाएगा। परोपकार, पर और प्लस में उपकार, पर प्लस में उपकार। पुनर यानी फिर से, जैसे पुनर्अवलोकन, पुनर और प्लस में अवलोकन, पुनर और प्लस में क्या है अवलोकन। और ऐसे में यानी ये इसमें विषय अपने स्वर है वो इसके रे के साथ में मिल रहा है, ये संयोग हो रहा है। और पुनरअपि, पुनर और प्लस में अपि। और पुनरुत्थान, पुनर और प्लस में उत, प्लस में स्थान अपने बात की थी। ठीक है, उद प्लस स्थान आ जाएगा। ऐसे में अपने ऐसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उद और प्लस में स्थान, ये लो। तो पुनर उद और प्लस में स्थान, पुनर तो आ ही गया इसमें। पुनरुक्ति, पुनर और प्लस में उक्ति, ये लो पुनरुक्ति हो जाएगा। पुनरावृत्ति, पुनर और प्लस में आवृत्ति, क्या हो जाएगा आवृत्ति। पुनर प्लस में आवृत्ति। आवृत्ति को भी अलग कर सकते हैं। कैसे, मतलब पुनर और आ और इसमें वृत्ति, इस शब्द को भी अपने इसमें उपसर्ग अलग कर सकते हैं, वृत्ति अलग कर सकते हैं। पुनर यानी उज्जीवित, ये देखो पुनर और प्लस में क्या है उज्जीवित। पुनर उज्जीवित, इसमें पुनर अलग निकल जाएगा। अपने बात मेन बात ये है कि इसमें क्या निकलना चाहिए, पुनर अपने उपसर्ग निकाल दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। पुनर्जन्म, तो इसमें क्या हो जाएगा पुनर और जन, पुनर प्लस में भाव, पुनर प्लस में निर्माण, पुनर और प्लस में मूल्यांकन, पुनर प्लस में वास, पुनर प्लस में विचार, पुनर प्लस में क्या है विचार। ठीक है, अब अपने को नजर आएंगे, जैसे मान लो कि पुनर्निर्माण अपने बात कर ली। ठीक है, पुनर्विचार की बात कर ली। शब्द अपने क्या दिया था, शब्द अपने पास था पुनर, क्या था पुनर, ये था शब्द अपने पास। अब अपने जैसे मान लो कि पुनश देखेंगे, पुनश वाले शब्द है ना उनको देखेंगे, तो पुनश वाले शब्द को देखते ही अपने को पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। इसमें यानी पुनश, एक मिनट, हाँ पुनश, इनको देखने से पता चल जाएगा भाई इसमें शय है, इसमें क्या है नजर अपने को आएगा पुनश, या ऐसे लिखा आएगा पुनः सृजन। अपने को निकालना क्या है, इनमें निकालना मूल शब्द निकालना है, यानी क्या जुड़ा है इसमें शब्द। तो इसमें क्या हो जाएगा पुनर और प्लस में क्या है पुनर प्लस में सृजन। अपने को पुनर कहीं नजर नहीं आ रहा है, फिर भी अपने इसको क्या करना है अलग करेंगे तो पुनर आएगा इसका। ठीक है, पुनर
यहां पर आ जाएगा पुनर, और प्लस में क्या है सृजन। ये शब्द ऐसे भी आ सकता है और विसर्ग के रूप में भी आ सकता है, ध्यान रखना। ये शब्द है से के रूप में भी आ सकता है, यानी इसका से भी बन सकता है, इसका विसर्ग भी बन सकता है। तो दोनों कंडीशन में आपके सामने आ सकता है। ऐसी कंडीशन में यानी पुनश वाले शब्दों की बात करें तो, पुनश वाले शब्दों की बात करें तो, जैसे पुनश पुनश शब्द है ना, उनकी बात करें तो इसमें भी क्या आएगा पुनर, यानी पुनश। ये अपने को नजर आ रहा है पुनश, तो परंतु इसमें है क्या चीज है, इसमें है पुनर और प्लस में च। इस रे का क्या बन जाएगा, इस यानी च आने के बाद में इसका रे का श बन जाएगा, क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। और मूर्धन्य से च आया इसीलिए तो ये मूर्धन्य से नहीं, सॉरी तालव्य से बन जाएगा, ठीक है। ऐसे में पुनः प्रसारण लिखा हुआ है, तो अपने क्या करें, इसमें से अलग निकालेंगे तो पुनर अलग निकाल देंगे और प्रसारण अलग कर देंगे, इसमें संयोग हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में ये विसर्ग संधि के रूप में एक शब्द आ जाएगा। ऐसे में अगर ये श यानी तालव्य श लिखा है तो इसमें अलग करेंगे तो पुनर प्लस में च आ जाएगा, तो इसमें तालव्य श का आगमन हो रहा है, च आ रहा है इसलिए स आ रहा है, इसका मतलब दंत्य स, इसमें क्या आ जाएगा, तो फिर पुनर्सर्जन आ जाएगा, इसमें इसका क्या बनेगा, सही बनेगा, दंत्य सही बन जाएगा। ऐसे में ये कहानी भी हो सकती है और ये विसर्ग वाली कहानी भी हो सकती है, समझ में आ गई दोनों, ठीक है। और आपको नजर ऐसे आएंगे सह लगे हुए हैं, विसर्ग लगे हुए हैं, या फिर तालव्य अपने तालव्य सह वाले ऐसे विसर्ग वाले शब्द है, परंतु इसमें है क्या चीज, इनमें है पुनर, सभी में क्या है पुनर है। अब बात करेंगे अपने पूरे, इसका मतलब होता है सामने या आगे, ठीक है। पुरस्कार, तो पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार में अपने जैसे पूरे और प्लस में क्या है कार, ये इसमें क्या है उपसर्ग है, क्या है इसमें उपसर्ग। अब इस उपसर्ग का क्या बन गया, इस उपसर्ग का यानी स बन गया, क्या बन गया, जोड़ने के बाद में क्या बन गया, स बन गया। एक पुरुष सर, क्या है पुरुष सर, इसका भी क्या बन जाएगा पूरे और प्लस में सर, इसका मतलब होता है अग्रणी, क्या होता है पुरुष सर मतलब क्या होता है अग्रणी, तो पूरे प्लस में यानी हाँ पूरे प्लस में सर। आगे अपनी बात करते जैसे पुरुष चरण, क्या लिखा हुआ पुरुष चरण, तो इसमें ये स किसका बना है, ये विसर्ग का बना है, किसका बना है ये विसर्ग का, पूरे और प्लस में क्या है चरण लिखा हुआ है, तो इस विसर्ग का क्या बन गया तालव्य से बन गया, क्या बन गया तालव्य से। पुरुषचर्या, पुरुष और प्लस में यानी पूरे प्लस में चर्या, क्या लिखा हुआ है चर्या, तो पूरे चर्या हो गया। और पुरोगामी, तो पूरो यानी पुरोगामी, ओ की मात्रा आ रही है ना, तो ओ की मात्रा आ रही है, तो ये क्या है पूरे, यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पूरे और प्लस में क्या है गामी, क्या लिखा हुआ है गामी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा। पुरोहित लिखा हुआ है तो पूरे और प्लस में हित, इस विसर्ग का क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा, इसलिए पुरोहित बन गया। और पुरोधा, पूरे और प्लस में धा, इस विसर्ग का क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा, पुरोधा बन जाएगा। ऐसे में ये पूरे, ये देखो ये उपसर्ग, ये उपसर्ग, ये इसमें उपसर्ग, ये इसमें उपसर्ग, ये उपसर्ग, ये उपसर्ग, ये तोड़ने के बाद में ये शब्द उपसर्ग के रूप में आ गए, ठीक है। ऐसे में पूरे और सामने आगे, ऐसे में ये शब्द सारे उठाएंगे इसमें। फिर बात आती है प्राक की, किसकी बात आती है प्राक, प्राक का मतलब पहले का, जैसे बहुत सारे शब्द अपने पढ़े हैं प्राक्तन, तो प्राक्तन इसका मतलब प्राक, इसमें क्या आ जाएगा उपसर्ग और आगे क्या आ जाएगा कथन, ये लो, ये तो जुड़ने से यानी संयोग हो रहा है इसमें, ठीक है। प्राक्तन, ये प्राक और प्लस में तन संयोग हो रहा है यहां पर भी, और प्राक और प्लस में कलन, ये लो, ठीक है। प्रागैतिहासिक यहां पर आ जाएगा प्राक और प्लस में ऐतिहासिक, क्या आ जाएगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में भी अपने क्या कर सकते हैं इतिहास प्लस में एक कर सकते हैं, इससे क्या करेंगे इतिहास और प्लस में क्या है एक, ये लो इतिहास प्लस में एक, ऐतिहासिक का ये आगे और इसका मतलब इसका विस्तार कर दिया, एक इसमें प्रत्यय निकाल लिया। प्राक इसमें क्या है उपसर्ग है, प्राग वैदिक लिखा हुआ है तो प्राक और प्लस में वैदिक, वेद कर सकते हैं इसको और प्लस में इक कर सकते हैं, ये प्रत्यय इसमें ये उपसर्ग है, इसमें ये मूल शब्द है, बस प्राग वैदिक हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई कुल मिला के। बहिर लिखा हुआ है तो बहिर इसमें क्या है बहिर उपसर्ग है, ठीक है। तो बहिरंग यानी बहिर
और ये लो प्लस में अंग, तो क्या हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंग लिखा हुआ है तो बहिरंग हो जाएगा। बहिर क्षेत्र लिखा हुआ है तो बहिर और प्लस में क्षेत्र, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये बहिर्नाद लिखा हुआ है, ये बहिर इसमें उपसर्ग है, ध्यान रखना, बहिर्नाद। बहिर्ज्ञान, बहिर्ज्ञान और बहिर्गमन, बहिर और प्लस में गमन और बहिर्मुखी, ये लो बहिर्मुखी। अब बात करते हैं स वाले उपसर्ग की। इसका मतलब होता है साथ। शब्दों को देखने से पता चल जाएगा। स काम, स को अलग कर दो, काम को अलग कर दो। स आकार, ये लो स और प्लस में आकार, ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। सो उल्लास, तो क्या लिखा हुआ है, स और प्लस में उल्लास, क्या लिखा हुआ है, स उल्लास, सो उल्लास बन जाएगा। सो उत्साह लिखा हुआ है तो स और प्लस में क्या हो जाएगा, उत्साह लिखा हुआ है, ठीक है। उत्साह को भी अपने अलग कर सकते हैं, उद प्लस में सा है कर सकते हैं, उद प्लस में सा है। साष्टांग लिखा हुआ है तो स और प्लस में अष्ट और प्लस में अंग, ये लो, तो साष्टांग यानी स प्लस में अष्ट प्लस में साष्ट, साष्टांग, ऐसे शब्द ये बन सकते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या है, उपसर्ग है। सदाचार, सदाचार, अब देखो सत्य है इसमें, सो उदाहरण में क्या हो जाएगा, स प्लस में उदाहरण, उदाहरण, ये लो, ठीक है। और सत्य, सत्य उपसर्ग लगा हुआ है तो इसमें सत्य वाले में अगर सत्य वाले शब्द देखेंगे तो सत्कार, सत्य प्लस में कार, सत्य प्लस में जन, ये संधि शब्द में अपने आए थे ये सामने। शब्द प्लस में सदकर्म लिखा हुआ तो सत आ जाएगा, सत और प्लस में कर्म, ठीक है। सदाचार, सो सत्य और प्लस में आचार, ठीक है। सदगति तो सत्य और प्लस में गति, ठीक है। सद्भावना तो सत्य और प्लस में भावना, ये लो सत्य भावना। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। लास्ट है बिल्कुल ये 21-22। स का मतलब, सह का मतलब क्या हो जाएगा, सहानुभूति यानी साथ। तो सहानुभूति शब्द आता है, जैसे मान लो कि सह और प्लस में क्या है, अनुभूति, सहोदर, सह और प्लस में उदर, ठीक है। सह इसमें क्या है, उपसर्ग है। स्व, स्व उपसर्ग वाले, जैसे मान लो स्व का मतलब क्या होता है, अपना, और स्वचालित, स्व और प्लस में चालित और स्वाधीन, स्व प्लस में अधीन और स्वतंत्र, स्व और प्लस में तंत्र, ठीक है। और स्वरचित, स्व प्लस में रचित, ठीक है। और स्वरूप, स्व और प्लस में रूप और स्वधर्म, स्व प्लस में धर्म, ये लो, ये सारे स्व वाले पूरे हो गए। आपने कौन से कर लिए, अपने कर लिए अव्यय शब्द वाले, कौन से कर लिए, अव्यय शब्द वाले उपसर्ग सारे कर लिए, ठीक है। अब अपने लेके आएंगे कौन से, यानी हिंदी वाले, और कौन से, और लेके आएंगे विदेशी शब्द वाले। एक अपने क्लास और लगेगी, और ऐसे सोचते हैं भी हाँ उपसर्ग में से कुछ नहीं बचेगा, और ऐसे सारे शब्द अपने उठा लिए हैं और किसी भी प्रकार से अलग नहीं है। और उपसर्ग और प्रत्यय को मिक्स रूप में अपने प्रश्नोत्तर लेके आएंगे 100 के आसपास, तो और कोई एक आधा शब्द बच गया तो वो उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आज अपने क्लास को यहीं रखते हैं, और अपने रजिस्टर में उतारते रहिए साथ साथ में अपने, और कॉपी को बढ़िया तरीके से यानी कंप्लीट यानी क्रम वाइज चलने दीजिए, और क्लास आपकी आती रहेगी, और सिलेबस आपका कंप्लीट करवाएंगे। ऐसा नहीं किसी भी प्रकार से कंप्लीट करवाएंगे सारा सिलेबस है, और आगे एग्ज़ाम आने वाले उसमें सभी में ये काम आएगा। और हिंदी जो व्याकरण है वो सब एग्ज़ाम यानी सारे एग्ज़ाम में वो काम आती है। ऐसे में किसी भी प्रकार से आपको यानी हिंदी को कभी भी यानी स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है किसी भी प्रकार से। और बाकी सब्जेक्ट है ना, वो आप अगर मान लो कि 20 गुना पढ़ोगे और इसको आप 5 गुना पढ़ लिया तो भी आपने क्या हो जाएगा, इसमें फुल नंबर आएंगे, 100 के 100 नंबर आ जाएंगे। ऐसी ये कंडीशन होती है हिंदी में। तो आज के लिए इतना ही।
और यहीं क्लास को समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।